स्टेप को देख लेते हैं। 7th स्टेप में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप डेट वाज जनरेटेड अर्लियर टू एडीपी फॉर्म एटीपी। अब यहाँ से जो हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप होता है जो कि एडीपी से जनरेट हुआ था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, यानी एडीपी से एटीपी बनेगा। दिस फास्फोराइलेशन, जैसे कि एडिशन ऑफ फास्फेट को कहते हैं, फास्फोराइलेशन टू एडीपी टू गिव एटीपी इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इसे कहते हैं। एज द फास्फेट डोनर इज द सबस्ट्रेट 1-रिबिसफास्फोग्लाइसरेट। अब ये फास्फेट कहाँ से हासिल हो रहा होता है? 1-रिबिसफास्फोग्लाइसरेट से एक फास्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वो एटीपी के अंदर ऐड होता है, जहाँ से एटीपी बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिफास्फोग्लाइसरेट, और इस रिएक्शन के नतीजे में फास्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फास्फेट अटैच होता है। एक फास्फेट बनता है और एक फास्फेट रिमूव हो चुका है कार्बन नंबर 1 से। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,3-बिसफास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हुआ है 3-फास्फोग्लाइसरेट के अंदर। ये दोनों एक दूसरे के एसोमर होते हैं और यहाँ पर 2 एडीपी से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, यानी कि बने हैं। और इस स्टेप को हम लोग कहते हैं फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन के फास्फेट का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हुआ है, और इस स्टेप को जो कैटालाइज कर रहा है एंजाइम वो है फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 से फास्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और 1-रिबिसफास्फोग्लाइसरेट से रिफास्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। बाकी इसका केमिकल फार्मूला सेम रहा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा तब्दील हो गया ड्यू टू द रिमूवल ऑफ फास्फेट। फास्फेट यहाँ से रिमूव होकर एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ से 2 एटीपी कन्वर्ट हो गए 2 एटीपी के अंदर, यानी कि रिलीज हुए हैं 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। दिस इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फास्फोराइलेशन फॉर्मिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग 8वें स्टेप को देख लेते हैं। 8 के अंदर क्या होता है? रिमेनिंग फास्फेट ईस्टर लिंकेज इन द रिफास्फोग्लाइसरेट इज मूव्ड फ्रॉम कार्बन री टू कार्बन 2 बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लो री एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म 2-फास्फोग्लाइसरेट, यानी 2PG। PG का मतलब होता है फास्फोग्लाइसरेट। अब इसमें क्या होगा कि एक फास्फेट का मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइसरेट के साथ अटैच था वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। पहले वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच था, अब वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो जाएगा, और इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम। और ये किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा था और रिलेटिवली लो फ्री एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलाइसिस की वजह से, एनर्जी की कमी की वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 के ऊपर फास्फेट अटैच हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 8वें स्टेप को कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं रिफास्फोग्लाइसरेट के जो कन्वर्ट हो जाते हैं 2-फास्फोग्लाइसरेट के अंदर, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट अटैच था और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के साथ जाकर फास्फेट अटैच हो चुका है। इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया है और इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9th स्टेप। 9 को डिहाइड्रेशन ऑफ 2PG कहते हैं। PG यानी कि फास्फोग्लाइसरेट को कहते हैं, जिसके सेकंड कार्बन के ऊपर फास्फेट अटैच है, इसलिए 2PGB से हम लोग कह सकते हैं। दिस इज द सेकंड रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होने वाला सेकंड ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर क्या होता है कि हाई एनर्जी फास्फेट कंपाउंड इज फॉर्म, जहाँ पर हाई एनर्जी फास्फेट कंपाउंड बन रहा होता है। 2-फास्फोग्लाइसरेट इज डिहाइड्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ एनोलेज। एनोलेज एंजाइम्स के एक्शन की मदद से होगा। डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटेड कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, जहाँ से 2-फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 2-फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के रिमूवल की वजह से। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और उससे बनेगा फास्फोइनोल पायरोवेट बनेगा, जैसे कि PEP बनेगा। दिस कंपाउंड इज द फास्फेट ईस्टर
टू द इनोल यूटोमर ऑफ पायरोवेट। अब ये कंपाउंड क्या होता है? ऑफ द इनोल ऑटोमर ऑफ पायरोवेट का ईस्टर फास्फेट कंपाउंड मौजूद होता है, जिसे हम लोग फास्फेट ईस्टर भी कहते हैं। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो कि वापस फास्फोइनोल पायरोवेट से 2-फास्फोग्लाइसरेट के अंदर रिवर्स हो सकता है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2-फास्फोग्लाइसरेट से फास्फोइनोल पायरोवेट बन रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं। 2-फास्फोग्लाइसरेट के मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ से 2-फास्फोइनोल पायरोवेट बनेंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। यहाँ पर इसे कौन कैटालाइज कर रहा होता है? एनोलेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है इस रिएक्शन को। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2-फास्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रोजिनेज होंगे जहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे फास्फोइनोल पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आप लोग ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख सकते हैं। ये 2-फास्फोग्लाइसरेट है जहाँ से वाटर रिमूव हुआ है। वाटर कैसे रिमूव होगा? OH इस साइड से और हाइड्रोजन इस साइड से रिमूव हुआ है जहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल H2O रिमूव हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं CH2C के साथ ऑक्सीजन अटैच है, फिर फास्फेट अटैच है और यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है। तो ये फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जिससे एनोलेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा है इस रिएक्शन। इसके लास्ट स्टेप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम PEP यानी फास्फोइनोल पायरोवेट टू ADP। अब फास्फोइनोल पायरोवेट से एक फास्फेट रिलीज होगा, वो ADP के अंदर ऐड होगा, ADP से फिर ATP बन जाएगा, 2 ADP से 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब क्या हुआ था कि जो 7th स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, वहां पर 2 ATP के मॉलिक्यूल बने थे और 2 ATP के मॉलिक्यूल इस स्टेप के अंदर बने। टोटल यानी कि 4 ATP के मॉलिक्यूल बने हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस और 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं फर्स्ट फेज के अंदर। इस लास्ट स्टेप इज द इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फास्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फास्फोइनोल पायरोवेट टू ADP। ये लास्ट स्टेप होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, नॉट कन्वर्ट टू द बैक पोजीशन के अंदर ये नहीं कन्वर्ट हो सकता। और इसमें जो हाई एनर्जी फास्फोराइल ग्रुप था फास्फोइनोल पायरोवेट से, वो ADP के अंदर ऐड हो गया और ADP से ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। इस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द पायरोवेट काइनेज। अब इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं पायरोवेट काइनेज एंजाइम। दिस इज द सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये सेकंड फास्फोराइलेशन का जो सबस्ट्रेट लेवल था, जो फर्स्ट फास्फोराइलेशन का सबस्ट्रेट लेवल था वो 7th स्टेप पर था और जो सेकंड है वो 10th स्टेप पर होता है। रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस विच यील्ड ATP। दिस इज नॉन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फास्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो चुका है, पायरोवेट के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स और पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज द सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, जहाँ से 2 ADP से 2 ATP के मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे होते हैं और इस स्टेप को पायरोवेट काइनेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है। These 2 molecules of the pyruvate are the end product of the glycolysis process. These are consist of 3 carbon atom. ये 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल 2 मॉलिक्यूल हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट हैं। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फास्फोइनोल पायरोवेट से 2 मॉलिक्यूल्स और पायरोवेट बन रहे होते हैं, जहाँ से 2 ATP के मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे होते हैं। और देख लें कि सिर्फ इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हुआ है, ना कि केमिकल फार्मूला चेंज हुआ है। दोनों 3-3 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। फास्फेट रिमूव हो चुका है और ये पायरोवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से ये स्टेप कैटालाइज हुआ है। दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर स्टेप 7 पर ATP के मॉलिक्यूल बने थे और स्टेप 10 के ऊपर ATP के मॉलिक्यूल बने हैं।